हेलो डियर, वेलकम करता हूँ आप सभी फर्स्ट ईयर डियर स्टूडेंट को। तो आपको पता है कि बायो साइंस के इससे पहले जो बायो साइंस का है वह मैं आप लोग को बायो साइंस में 3 शॉर्ट क्वेश्चन आप लोग को करा दिए हैं। तो फाइनली आज की इस वीडियो में हम लोग बिहेवियर साइंस के, और आपको पता है कि हम 15-16 तारीख तक कंटिन्यू जो है रिवाइज आप लोग को करवा देंगे। जो भी महत्वपूर्ण प्रश्न है पहले भी करा चुके हैं और अभी भी कंटिन्यू 15-16 तारीख तक जो है रिवीजन करवा देते हैं, क्योंकि बिहार में एग्ज़ाम होने वाला है, राजस्थान में एग्ज़ाम होने वाला है और साथ में एमपी में आगे एग्ज़ाम होगा। तो उस हिसाब से देखा जाए और भी अदर स्टेट में 2022 से 23 के लिए एग्ज़ाम होंगे। तो देखते हैं, अगर 15-16 तक अगर नहीं हो पाता है तो पूरे अप्रैल हम लोग जो है 22 से 23 के लिए कर लेंगे और 1 मई से जो है हम लोग शुरू कर देंगे 2023 से 24 के लिए। ठीक है, 1 मई से तो 100% शुरू हो जाएगा अगर इस अप्रैल में नहीं शुरू हो पाता है तो। ओके, चलिए। बिहेवियर साइंस का पहला प्रश्न है, हम लोग बहुत अच्छे अच्छे 2 प्रश्न लेकर आए हैं जिसको रिवाइज करेंगे। 5 नंबर 10 नंबर में पूछ देता है आपके एग्जाम में। ठीक है, पहला प्रश्न है परसेप्शन। ठीक है, अवबोधन, जिसे हम लोग प्रत्यक्षीकरण, प्रत्यक्ष बोध भी कहते हैं। देखिए, परसेप्शन के मतलब होता है नज़रिया। ठीक है, नज़रिया, चीज़ों को समझ रहे हैं। परसेप्शन के मतलब क्या होता है? बोधन मतलब आपके एक छाप छोड़ना। ठीक है, एक छाप बन जाना, एक अलग सा जो है तस्वीर बनना, किसी चीज़ के बारे में परसेप्शन बनना, मतलब जानकारी, मतलब एक प्रकार से यह एक प्रत्यक्षीकरण होता है जिसे हम किसी चीज़ के बारे में बोध कर पाते हैं। ठीक है, प्रत्यक्ष बोध, उसी को अवबोधन भी कहते हैं, प्रत्यक्षीकरण, या फिर इसे प्रत्यक्ष बोध भी कहते हैं परसेप्शन को। ओके, सबसे पहले आप समझिए। देखिए, मनुष्य जिस वातावरण, देखिए मनुष्य कहीं भी रहता है, ठीक है, वहाँ पे अनेक प्रकार के उद्दीपक अथवा एक्साइटमेंट मतलब उत्तेजनाएं उपस्थित होते हैं। देखिए, जैसे मनुष्य जहाँ पे भी रहता है, जिस क्षेत्र में, जिस वातावरण में रहता है, चाहे व्यक्ति अपने घर में भी रहता है, तो उसके आसपास अनेक प्रकार के जो है वस्तुएं, अनेक प्रकार के सामान होता है। मनुष्य लाइफ एक ऐसा लाइफ है जो सिर्फ मनुष्य जन्म ले लेगा तो उससे काम नहीं चलेगा। उसके जीवन जीने के लिए, चलाने के लिए, उसके लिए अनेक चीज़ों का आवश्यकता पड़ता है और वह जो है अपने आसपास उसको मिलता है, उसके आसपास रहता भी है। तो जो मनुष्य के आसपास जो चीज़ें रहे, जो भी चीज़ें हो, जो भी हो, उसे हम लोग स्टिमुलेट, उद्दीपक कहते हैं। उद्दीपक होता है जो आपको अपनी तरफ खींचेगा। जैसे चेयर रखा हुआ है, तो चेयर क्या करेगा? चेयर को आप देख रहे हैं, मतलब चेयर आपको दिख रहा है, तो चेयर जो दिख रहा है वो उद्दीपक हो गया, उद्दीपन वस्तु है, समझ गए, जो आपको अपनी ओर खींच रहा है कि हाँ वो चेयर है। ठीक है, चलिए, ये चीज़ हो गया। उसके बाद यह एक उद्दीपक है। अब जब मनुष्य किसी वातावरण में रहता है तो वहाँ पे अनेक उद्दीपक होते हैं, अनेक वस्तु। उद्दीपक को आप लोग वस्तु से जोड़ सकते हैं। ठीक है, वस्तु, तो अनेक वस्तुएं होते हैं, अनेक वहाँ पे उत्तेजनाएं होते हैं जो मनुष्य को अपनी ओर खींचता है। प्रत्यक्षीकरण वह मानसिक प्रक्रिया है। अब आपको यहाँ पे समझना पड़ेगा कि जो परसेप्शन होता है यह एक मेंटल प्रोसेस है, यह एक मानसिक प्रक्रिया है जिसके द्वारा मनुष्य को इन उद्दीपकों का तत्कालिक एवं सार्थक ज्ञान प्राप्त होता है। अब प्रत्यक्षीकरण के द्वारा हम किसी चीज़ के बारे में जान पाते हैं, समझ पाते हैं। जैसे मैंने आपको बताया कि चेयर रखा है, चेयर उद्दीपक है, ठीक है, लेकिन हम कैसे जान रहे हैं कि यह चेयर ही है? हम तो कुछ और भी उसको बोध कर सकते थे, कुछ और भी उसके बारे में समझ सकते थे, लेकिन हमें कैसे समझ रहे हैं कि हाँ यह चेयर ही है, यह टीवी ही है, यह फ्रिज ही है, यह 4 चक्का है, यह 2 चक्का है? हम कैसे समझते हैं? तो जो भी वस्तु हो उसके बारे में जो हमें सार्थक, जो एग्जैक्ट ज्ञान मिलता है कि हाँ ये फलाना है, ये फलाना है, जो नॉलेज प्राप्त होता है उस किसी एस्टिमुलेट, किसी उद्दीपक के बारे में, तो वही हमारा परसेप्शन होता है। समझ गए? तो इसीलिए कहा जाता है कि परसेप्शन एक मानसिक क्रिया है, मानसिक काम है, ठीक है, जो मन के द्वारा होता है, जिसमें मनुष्य क्या होता है कि कोई भी वस्तु यानी कोई भी उद्दीपक का तत्कालिक मतलब एट ए टाइम जो है उसके बारे में सार्थक ज्ञान प्राप्त होता है। चीज़ों को समझ गए? परसेप्शन के द्वारा व्यक्ति को किसी चीज़ के बारे में एग्जैक्ट जो है ज्ञान प्राप्त होता है, सार्थक। जैसे सामने हमें जो है कोई वस्तु है, समझ गए, हम तब तक उसको नहीं जान सकते हैं जब तक हमारा मानसिक जो प्रोसेस है उसमें हमारा परसेप्शन में ज्ञान न अर्जित हो जाए। ठीक है, तो यही चीज़ है। हम जैसे कोई चीज़ सीखते हैं तो हमें, अब हो सकता है हमारे आसपास बहुत सारे चीज़ होता है जिसके बारे में हम नहीं जान पाते हैं, होता है ना? तो नहीं, जिस चीज़ के बारे में जान पाते हैं मतलब आपको उसके बारे में एग्जैक्ट ज्ञान नहीं है। ठीक है, ज्ञान नहीं है,
समझ गए। अब जब ज्ञान हो जाएगा मतलब उसके बारे में आपको परसेप्शन बन गया है माइंड में कि हाँ ये फलाना चीज़ है, ये फलाना चीज़ है, ठीक है ना। तो परसेप्शन बन जाना मतलब उसके बारे में माइंड में एक छवि बन जाना, एक एग्जैक्ट वैल्यू बन जाना हमारे दिमाग में, वही परसेप्शन होता है। समझ गए। किसी चीज़ के बारे में ज्ञान दिमाग में आ जाना, उसके बारे में दिमाग में छप जाना, यही परसेप्शन होता है। समझ गए। चलिए, यह प्रक्रिया जो मानसिक प्रक्रिया है संवेदन से भिन्न है। यानी संवेदन से भिन्न कहने का मतलब है कि सेंसर से भिन्न है। जैसे सेंसर में क्या होता है, सब्जी बन रहा है उसका महक है तो हम लोग सुगंध लेते हैं, नाक के द्वारा जो है सूंघते हैं, पता चल जाता है, ठीक है ना। आँख के द्वारा देखते हैं, त्वचा के द्वारा स्पर्श छूने के पता चल जाता है। तो ये सब संवेदन है। लेकिन जो परसेप्शन है यह संवेदन से अलग होता है, ठीक है। इसमें व्यक्ति को न केवल उद्दीपक का परिचय प्राप्त होता है, इस परसेप्शन में न व्यक्ति को केवल उद्दीपक यानी किसी वस्तु के बारे में जानकारी मिलता है, बल्कि उसके विषय के बारे में ज्ञान भी प्राप्त होता है। कि चेयर है तो हम तो ये समझ गए कि हाँ ये चेयर है, समझे किसके द्वारा, तो इसी परसेप्शन के जरिए ही हमको पता लगा है कि हाँ ये चेयर है। नहीं तो हम चेयर को और भी चीज़ें समझ सकते हैं ना, कि हम चेयर क्यों समझेंगे, कि चेयर ही हम क्यों समझ रहे हैं। हमें परसेप्शन बन गया है कि हाँ ये चेयर है। चेयर किस काम आता है, तो भाई चेयर बैठने के लिए काम आता है। तो ज्ञान भी आपके परसेप्शन के जरिए भी मिलता है, उस चीज़ के बारे में, उस वस्तु के बारे में, ठीक है। और उसके बारे में इंट्रोडक्शन परिचय भी होता है। तो यही हमारा क्या हो गया, परसेप्शन हो गया। ओके, आगे चलिए। अब मैंने यहाँ पे 7 मिनट 5 मिनट क्यों परसेप्शन में ले लिया, तो मैंने परसेप्शन में इसीलिए लिया कि जब तक किसी चीज़ के बारे में कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होगा, रटने से कुछ नहीं होगा। बहुत लोग कहते हैं लिखे हुए चीज़ों को आप जो है ऐसे ही बता देते हो, क्या फ़ायदा है, कोई भी कर सकता है। तो भाई मेरे, जब कोई भी कर सकता है तो क्यों लोग जो है फेल कर जाता है। सबको अच्छा कर लेना चाहिए, सबको जॉब हो जाना चाहिए, क्यों लोग जो है गड़बड़ा जाता है। जो ऐसे बोलने वाले हैं भाई मेरे, मैं यही कहूँगा कि आप पढ़ लीजिए, अपने से ही अच्छा रहेगा, ठीक है। आपको लगता है कि हम सीधे लिखे हुए चीज़ों को डाल देते हैं मोबाइल पर बताकर, तो क्षमा चाहते हैं आपसे। जो लोग को पसंद है वो देखते ही हैं, ठीक है, जिनको अपना बारे में फ़िक्र है, ठीक है। बाकी आप ज्ञानी आदमी हैं तो खुद से भी पढ़ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। समझ गए। चलिए आगे चलते हैं। ये मैंने बता दिया इसके बारे में डिफिनीसन। अब परिभाषा देखिए। अब बहुत सारे जो है साइकोलॉजिस्ट थे, मनोवैज्ञानिक थे, ठीक है, जिन्होंने परसेप्शन का अपना अपना एक अलग अलग जो है क्या किया, डिफिनीसन दिया। तो एक्चुअल डिफिनीसन जो है वह तो मतलब हो गया, आप उसको लिख दीजिएगा। डिफिनीसन की बात करेगा परिभाषा का, तो कॉलमैन के अनुसार, ठीक है, प्रत्यक्षीकरण एक प्रक्रिया है। मैंने पहले ही बता दिया कि प्रत्यक्षीकरण एक मानसिक प्रक्रिया है, जिसके द्वारा जीव को यानी व्यक्ति को या किसी जीव को अपने आंतरिक अंगों मतलब अपने इंटरनल अंगों एंड अपने वातावरण के बारे में सूचना मिलती है। कोलमैन ने कहा कि भाई प्रत्यक्षीकरण सिर्फ मनुष्य ही नहीं, कोई भी जीव को उसके अपने अंदर और उसके चारों ओर वातावरण के बारे में जो सूचना मिलता है वह परसेप्शन के जरिए ही मिलता है। अब आप समझिए, हम अखबार पढ़ रहे हैं, ठीक है। अब अखबार के बारे में हमको पता ही नहीं रहेगा कि ये क्या हो, ये कौन सी अखबार है, क्या न्यूज़ है, तो क्या उसके पढ़ने का कोई मतलब बनता है आपको, नहीं बनता है। तो कोलमैन ने कहा कि प्रत्यक्षीकरण एक प्रक्रिया है जिस परसेप्शन के द्वारा, जिसके द्वारा कोई भी जीव हो, ऐसा नहीं कि मनुष्य हो, जीव में सभी सजीव आ जाएगा। तो जीव जो होता हो वह अपने अंदर और अपने बाहर वातावरण के बारे में जो उसको सूचना मिलता है वही प्रत्यक्षीकरण होता है। समझ गए चीज़ों को। सूचना के मतलब किसी चीज़ के बारे में इन्फॉर्मेशन सामने, जैसे देखिए कोई व्यक्ति है, उसको सामने हम कोई अजीब प्रकार के चीज़ें, अजीब प्रकार के वस्तु कुछ भी ला कर रख देंगे जो उसके बारे में उसको ज्ञान नहीं है। तो जब उससे ज्ञान नहीं है मतलब उसके बारे में परसेप्शन उसके अंदर नहीं बना है, छवि नहीं बना है उसके दिमाग में। लेकिन जब उसे ज्ञान हो जाएगा मतलब उसके बारे में उसको दिमाग में ज्ञान हो चुका है, परसेप्शन बन चुका है कि हाँ ये फलाना है, मतलब इन्फॉर्मेशन उसे प्राप्त हो चुका है। तो परसेप्शन एक इन्फॉर्मेशन, एक सूचना एकत्रित करने का ही साधन है जो मानसिक क्रियाओं के द्वारा होता है, ठीक है, ये समझ गए। अब परसेप्शन का आप यहाँ पे देख लीजिए, परसेप्शन का यह 4 स्टेप होता है, इसको आपको ध्यान में देना पड़ेगा, एग्जाम में बनाना पड़ेगा। 5 नंबर में अगर पूछेगा तो आपको बनाना पड़ेगा। जैसे देखिए उद्दीपक मतलब कोई वस्तु, ठीक है, उद्दीपक मतलब कुछ भी हो सकता है, कोई वस्तु या कुछ भी, ठीक है। पहला है पॉइंट उद्दीपक, यहाँ पे कोई वस्तु रखा है, यह वस्तु हमारे माइंड में आता है, संवेदी ग्राही मतलब उसे प्राप्त करता है, हमारा दिमाग उसे अपने अंदर लेता है, प्राप्त करता है, ठीक है। अब प्राप्त करने के बाद क्या करता है कि वह हमें जाता है कहाँ पे से,
तंत्रिका तंत्र में जाता है, मतलब ब्रेन में, मानसिक चीज़ों, मानसिक के प्रक्रिया में जाता है, मेंटल प्रोसेस में जाता है, जहाँ पे हम उसके बारे में हमारा काम चलता है। समझिए एक परसेप्शन मशीन के समान काम करता है कि कोई वस्तु है, ठीक है, उसको हम डालें अंदर मशीन में, अब मशीन में प्रोसेस चला, यानी यह प्रक्रिया हुआ, अब उसके बाद यह प्रक्रिया के बाद जो निकाल देता है वही हमारा आउटपुट जो होता है प्रतिरक्षीकरण होता है, ठीक है, समझ गए ना। जैसे गेहूं है, ठीक है, एक गेहूं है, गेहूं कोई उद्दीपक है, समझ लीजिए, गेहूं को मैंने डाला अंदर, ठीक है, मशीन के अंदर डाला, ठीक है, मशीन के अंदर मैंने डाल दिया। अब ये गेहूं क्या हुआ, मशीन के अंदर अब प्रोसेस में चला, चक्की के अंदर ये पीस रहा है, ठीक है। अब ये पीसने के बाद लास्ट में हमें जो है आउटपुट प्रतिरक्षीकरण के रूप में क्या दे दिया, यह हमें आटा के रूप में दे दिया। तो ये चीज़ें हैं। तो जैसे यहाँ पे आप लोग समझ गए, मैंने एग्जाम्पल के तौर पर समझा दिया कि उद्दीपक हो गया हमारा गेहूं, ठीक है, गेहूं, उस गेहूं को हमने मशीन में डाला जो हमारा दिमाग में चला, ठीक है, संवेदी में गया, ठीक है। अब ये क्या हुआ, तीसरे स्टेप में हमारा मेंटल प्रोसेस होता है, मानसिक प्रक्रिया होता है, जहाँ पे चक्की के समान गेहूं को पिसा गया, ठीक है। अब वह पीसने के बाद बाहर क्या निकलता है, आटा निकलता है। उसी प्रकार से हमारा दिमाग जो है किसी चीज़ को देखेगा, किसी उद्दीपक को, उद्दीपक ब्रेन में जाएगा, ठीक है, प्राप्त करेगा, और प्राप्त करने के बाद वह मेंटल प्रोसेस होगा, और प्रोसेस के बाद हमें जानकारी मिल जाएगा कि हाँ ये फलाना चीज़ है, ढिमकाना चीज़ है, मतलब उसके बारे में हमें ज्ञान प्राप्त हो जाएगा, एक परसेप्शन बन जाएगा दिमाग में, ठीक है। तो यही हमारा परसेप्शन का स्टेप है, उद्दीपक, संवेदी ग्राही, उसके बाद तीसरा स्टेप में ये सब होता है जो केंद्रीय तंत्रिका तंत्र में जाता है, वहाँ पे मानसिक प्रक्रिया होता है, और चौथा में आउटपुट प्रतिरक्षीकरण दे देता है, ठीक है। तो यही हमारा 4 स्टेप है। प्रतिरक्षीकरण समाप्त हो गया। अब आता है प्रतिरक्षीकरण का विशेषता। अब ये परसेप्शन की क्या कैरेक्टरिस्ट है, क्या इसका विशेषता है, विशेषता बताइए। तो किसी भी परसेप्शन का अनेकों विशेषता हो सकता है, ऐसा नहीं है कि कोई एक ही विशेषता होगा, ठीक है। देख लीजिए, प्रतिरक्षीकरण भी स्मृति, चिंतन, तर्क आदि की भांति एक मानसिक प्रक्रिया है। अब आपको समझना पड़ेगा जो कि परसेप्शन जो है, परसेप्शन भी एक मेमोरी, थिंकिंग, लॉजिक, ये सब के तरह ही एक मानसिक मेंटल प्रोसेस है, मानसिक प्रक्रिया है। बातें को समझ गए, ठीक है। पहला विशेषता कि यह भी एक मानसिक प्रक्रिया ही है। प्रतिरक्षीकरण के लिए उद्दीपक का होना अनिवार्य है, उद्दीपक की अनुपस्थिति में प्रतिरक्षीकरण असंभव है। पहला पॉइंट मैंने आपको पहले ही क्लियर कर दिया और समझ भी गए कि प्रतिरक्षीकरण, दूसरा पॉइंट कह रहा है कि जो परसेप्शन होगा, परसेप्शन के लिए स्टिमुलेट यानी उद्दीपक, यानी किसी वस्तु, किसी भी चीज़ का होना अत्यंत आवश्यक है। बिना किसी चीज़ के हुए आप उस चीज़ के बारे में जानकारी इकट्ठा नहीं कर सकते हैं, प्रतिरक्षीकरण बोध नहीं कर पाएंगे। जैसे आपके सामने बाइक रखा हुआ है, ठीक है, बाइक रखा है, आपको जब तक पता नहीं रहेगा कि वह बाइक किस कंपनी का है, आपको सॉरी यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, एक बाइक रखा है, ठीक है, बाइक रखा है, बाइक हमारा स्टिमुलेट हो गया, हमें पता करना है कि यह बाइक किस कंपनी का है। जब तक आपके सामने बाइक नहीं रहेगा तो आप कैसे उसका कंपनी पता कर लीजिएगा। बाइक होने के लिए कोई कंपनी पता करेंगे, उसके लिए सबसे पहले तो बाइक होना चाहिए, तब उसको हम देखकर उसके कंपनी को पता लगा सकते हैं। तो ठीक उसी प्रकार से हमें प्रतिरक्षीकरण के जानकारी के लिए उद्दीपक का होना अनिवार्य है। उद्दीपक अगर नहीं होगा, यानी कोई सामने कोई वस्तु या कोई भी चीज़ नहीं हो उद्दीपक, तो प्रतिरक्षीकरण असंभव हो जाएगा, ठीक है, दूसरा विशेषता। तीसरा है परसेप्शन के द्वारा व्यक्ति को वातावरण में उपस्थित उद्दीपक का तत्कालिक व सार्थक ज्ञान प्राप्त होता है, जो कॉलमन ने कहा, ठीक है, जो डिफिनीशन भी है कि परसेप्शन के द्वारा हम अपने वातावरण में उपस्थित जो भी स्टिमुलेट है, जो भी उद्दीपक है, उसके बारे में हम लोग ज्ञान की प्राप्ति करते हैं। बातें को समझ रहे हैं, चलिए, तो ये भी एक विशेषता हो गया। चौथा पॉइंट है आपके सामने में है, ऐसे उद्दीपक जिनके बारे में व्यक्ति का अनुभव या पूर्ण ज्ञान है तो उसका प्रतिरक्षीकरण आसान होता है। जैसे हम पहले से जान रहे हैं कि यह फलाना चीज़ है, तो उसके बारे में बोध करना, बताना बड़ी ही आसान हो जाता है। तो वही बातें है कि उद्दीपक जिनके बारे में व्यक्ति को पहले से अनुभव हो, पहले से ज्ञान हो, तो उसका परसेप्शन, प्रतिरक्षीकरण बड़ी आसान हो जाता है। जैसे आपके सामने कोई व्यक्ति है जिसको आप पहले से जान रहे हैं, तो उसके बारे में बताना बहुत ही आसान हो जाएगा। लेकिन एक नए व्यक्ति आपके सामने आ जाए तो उसके बारे में जानकारी लेना, उसके बारे में बताना कठिन होता है, समझ गए। पांचवा है, जिन उद्दीपक का व्यक्ति को अनुभव का ज्ञान नहीं है तो उनका प्रतिरक्षीकरण मुश्किल है। जैसे हम नहीं जान पा रहे हैं कि यह व्यक्ति को हम पहले कहीं देखे या नहीं देखे हैं, अगर हम नहीं जान पा रहे हैं, उसके बारे में कोई ज्ञान नहीं है, तो उनके बारे में परसेप्शन करना,
उनके बारे में प्रतिरक्षी करना बड़ी ही मुश्किल हो जाएगा। ठीक है, ये बातें ध्यान में रखिएगा, ये सब विशेषता है। छठा पॉइंट है कि व्यक्ति सभी उद्दीपकों का प्रतिरक्षीकरण नहीं करता, वह केवल उन्हीं उद्दीपकों का प्रतिरक्षीकरण करता है जो उसके लिए सार्थक होता है या जिन पर उनका ध्यान आकर्षण होता है। अब एक व्यक्ति है, व्यक्ति सभी चीज़ों के बारे में अपने मन में परसेप्शन नहीं बना पाता है, प्रतिरक्षीकरण नहीं कर पाता है। व्यक्ति केवल उसी उद्दीपकों के बारे में प्रतिरक्षीकरण करता है जो उसे लगता है कि यह हमारे काम का है, यह हमारे लिए सार्थक है, और उसी पर अपना अटेंशन, ध्यान को आकर्षण करता है जिससे उसके लिए ज़रूरी हो। ऐसा नहीं है कि व्यक्ति सभी चीज़ों के बारे में जानना चाहता है, सभी चीज़ों के बारे में ज्ञान हासिल ही करना होता है। अगर ऐसा रहता तो फिर दुनिया में हर एक चीज़ हर एक व्यक्ति को पता होता, हर एक चीज़ के बारे में। लेकिन ऐसा नहीं होता है, क्योंकि सब व्यक्ति को बारे में सभी चीज़ के बारे में सभी को नॉलेज नहीं होता है। तो वही कहता है कि जो ज़रूरी होता है व्यक्ति उसी के बारे में करना चाहता है, बाकी के बारे में जो है नहीं उतना दिलचस्पी दिखाता है। ठीक है, चलिए, तो ये कुछ 6 पॉइंटें मैंने आपको विशेषता बताया किसका, परसेप्शन का। अब हम लोग आगे चलते हैं। अब यहाँ पे प्रतिरक्षीकरण का जो है, प्रतिरक्षीकरण को, परसेप्शन को भी कुछ चीज़ें हैं जो प्रभावित करता है। देखिए, लर्निंग को भी प्रभावित करता है, मेमोरी को भी प्रभावित करता है, ध्यान को भी प्रभावित करता है, चिंतन को भी प्रभावित करता है। ठीक है, मोटिवेशन को भी प्रभावित करता है। तो साइकोलॉजी में आपके हर एक मेंटल जो क्रिया है, मानसिक प्रोसेस है, सबको आपको कुछ न कुछ ऐसे कारक है जो प्रभावित करेंगे। उसी प्रकार से प्रतिरक्षीकरण को भी जो है कुछ, चूँकि प्रतिरक्षीकरण भी एक मानसिक प्रक्रिया है, तो इसको भी जो है कुछ ऐसे कारक है जो ध्यान के तरह ही इसको भी प्रभावित करते हैं। ठीक है, तो प्रतिरक्षीकरण को प्रभावित करने वाले अनेकों कारक हैं। ठीक है, इसको 3 भागों में विभाजित कर दिया गया है। मैं आपको शॉर्ट में प्रभावित करने वाले कारक को शॉर्ट में बता रहे हैं, आप इसको डिटेल्स में लिखिएगा। पूछेगा अगर 10 नंबर में तो डिटेल्स में लिख दीजिएगा, अगर 5 में पूछ देगा तो बस इतना तक लिख दीजिएगा, काफ़ी है, इनफ है। ठीक है, चलिए, ध्यान के समान निम्न कारक प्रतिरक्षीकरण, परसेप्शन को इफेक्ट करता है, प्रभावित करता है। प्रतिरक्षीकरण को प्रभावित करने वाले कारक कहा जाए तो इसे अलग अलग आधार पर वर्गीकृत किया गया है। पहला है वस्तुगत कारक। वस्तुगत कारक कहने का मतलब होता है कि सामने जो वस्तु है जिसके बारे में हमें नॉलेज प्राप्त करना है, वह खुद वस्तु ही जो है आपको प्रभावित करेगा प्रतिरक्षीकरण बोध करने में। यानी वो वस्तु जो है उसके बारे में आपको जानकारी लेना है, तो वह वस्तु ही जो है आपको प्रभावित करेगा कि नहीं, हमारे बारे में आप अच्छा से नहीं जान सकते, मतलब कुछ न कुछ जो है उसका कारण होगा जो वो वस्तु खुद के कारण बन जाएगा आपके उनको परसेप्शन नहीं करने में। ठीक है, तो वस्तु का ही कारक, जैसे वस्तु का चमक, वस्तु का रंग, वस्तु का अवधि, पृष्ठभूमि, नवीनता, पुनरावृत्ति, स्थिरता, यह वस्तु से ही रिलेटेड कारक है जो आपको प्रभावित करेगा। जैसे कोई वस्तु है, उसका चमक काफ़ी ज़्यादा है, काफ़ी ब्राइटनेस है, तो उस पर ध्यान आपका ज़्यादा जाएगा, और जब ज़्यादा ध्यान जाएगा तो उसके बारे में परसेप्शन आपका ज़्यादा अच्छा होगा। ठीक है, उसी प्रकार से रंग मतलब होता है कि जैसे आपके सामने 4 कलर दे दिया जाए, उन 4 कलरों में आपका ध्यान किस पर ज़्यादा अट्रैक्शन हो रहा है, आकर्षण हो रहा है, यह निर्भर करेगा आपको परसेप्शन को। जिस पर ज़्यादा ध्यान जाएगा वो रंग पर ज़्यादा आपका परसेप्शन बनेगा। ठीक है, तो इसी प्रकार से परसेप्शन को वस्तु के संबंधित कारक प्रभावित करता है। ठीक है, व्यक्तिगत कारक कहने का मतलब है कि खुद व्यक्ति जो परसेप्शन करने वाला हो, जो जानकारी लेने वाला हो किसी चीज़ के बारे में, वह व्यक्ति से ही रिलेटेड। देखिए, मैं आपको बताता हूँ। ठीक है, परसेप्शन के लिए एक सामने व्यक्ति होगा, एक उसके सामने वस्तु होगा, ये 2 चीज़ होगा ही होगा। ठीक है, अब इन्हीं दोनों के बीच में 2 प्रोसेस होता है। ठीक है, तो ये चीज़ें आपको समझना पड़ेगा। तो व्यक्तिगत जो कारक होता है, जो पर्सनल कारक होता है, जो व्यक्ति से ही रिलेटेड, मान गए हमें परसेप्शन करना है, किसी चीज़ के बारे में बोध करना है, जानकारी इकट्ठा करना है, तो हमसे ही खुद के ही रिलेटेड कोई चीज़ें होगा जो बोध करने में दिक्कत देगा, बोध करने में प्रभावित करेगा, तो वह व्यक्तिगत कारक हो जाएगा, क्योंकि वह मेरे खुद से ही रिलेटेड है। जो सामने वाला वस्तु है जिसके बारे में हमको जानकारी लेना है, अगर उस वस्तु के कोई चीज़ें अगर हमें गड़बड़ी करे परसेप्शन करने में, तो वह वस्तु से संबंधित है, इसलिए वस्तुगत कारक हो जाएगा। हमसे रिलेटेड होगा मतलब खुद के रिलेटेड होगा तो व्यक्तिगत कारक हो जाएगा। और प्रतिरक्षीकरण संगठन संबंधी कारक, इसे हम लोग सामाजिक कारण भी कर लेते हैं। ठीक है, इसे हम लोग सामाजिक कारण भी कहते हैं।
अब कुछ समाज में होने वाला ऐसे कारक है जो आप जाएंगे परसेप्शन करने तो आपको प्रभावित करेगा, जैसे समीपता, समानता, समापन, निरंतरता, समावेश। ये सब समाज में होने वाला घटना है जो व्यक्ति को परसेप्शन में प्रभावित करता है। तो आपको मैंने तीनों, वस्तुगत कारक हो गया उसमें ये सब है, व्यक्तिगत कारक में ये सब है, ठीक है, मानसिक तत्परता, अभिवृत्ति, परिचितता, पूर्व अनुभव, अभिप्रेरणा, ठीक है। जितना ज़्यादा मोटिवेशन आपको मिलेगा उतना ज़्यादा परसेप्शन बढ़िया होगा, ठीक है। आपके पहले से अगर किसी चीज़ के बारे में जानकारी प्राप्त है, पूर्व अनुभव है, तो उसके बारे में परसेप्शन आसान हो जाएगा, ठीक है। उसी प्रकार से आप कितना ज़्यादा तत्पर है चीज़ों के बारे में जानकारी लेने के लिए, तो तत्परता भी व्यक्तिगत रूप से बढ़ाएगा, घटाएगा। तो इसमें बढ़ाने और घटाने के हिसाब से भी आप लिख सकते हैं, ठीक है। तो प्रभावित करने वाला कारक में प्रभावित करेगा तो बढ़ेगा भी, प्रभावित करेगा तो घटेगा भी, ठीक है। डिपेंड करता है कि कैसे प्रभावित कर रहा है। निगेटिव तरीके से करेगा तो घटेगा, अगर पॉजिटिव तरीके में करेगा तो बढ़ेगा, ठीक है। तो प्रभावित करने वाला कारक में सामाजिक कारण, ठीक है, व्यक्तिगत कारक और वस्तुगत कारक, तीनों कारक को आप लोग डिटेल्स में, यह सब पॉइंट है, समझिए। चमक एक पॉइंट, रंग, अवधि, पृष्ठभूमि, नवीनता, पुनरावृत्ति, स्थिरता, ये सब पॉइंट है, अलग अलग कॉमा दिया है, एक में लिख दिया गया है, ठीक है। मानसिक तत्परता, अभिवृत्ति, परिचितता, पूर्व अनुभव, अभिप्रेरणा, जिसे मोटिवेशन कहते हैं, ये सब भी पॉइंट ही है। आगे है समीपता, समानता, समापन, निरंतरता, समावेश, यह भी सब के सब पॉइंट ही है। बस आपको अगर लॉन्ग में पूछे तो सब पॉइंट को अलग अलग डिस्कस करना पड़ेगा, जो मैंने आपको समझा दिया। ओके, चलिए अब आगे चलते हैं। अब जो इंग्लिश वाले हैं डियर, उनके लिए इंग्लिश यहाँ पे दिया गया है, आप इंग्लिश में समझ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है, टोटल इंग्लिश में दिया गया है। अब यहाँ पे चलते हैं ध्यान की तरफ, अटेंशन की तरफ। एक प्रश्न, यह भी प्रश्न काफ़ी खूबसूरत है, ध्यान, अटेंशन, ठीक है। हम लोग चेतना पर परसेप्शन पढ़ लिए, अब हम लोग अटेंशन पढ़ लेते हैं। ओके, चलिए। अटेंशन मतलब होता है ध्यान, किसी वस्तु पर चेतना केंद्रित करना ही ध्यान है। चेतना केंद्रित मतलब कॉन्शियस। अब मानिए ध्यान का मतलब क्या होता है कि किसी एक फोकस पर अपना जो चेतना है, जो कॉन्शियस है, उस पर केंद्रित करना, कंसंट्रेशन करना। मतलब सामने बहुत खूबसूरत सा व्यक्ति आ गया, ठीक है, अपोजिट पॉजिटिव सेक्स का। तो जैसे मानिए, मैं सीधा बता देता हूँ, सामने एक लड़का खड़ा है, ठीक है, सामने लड़का खड़ा है, इधर 5 लड़की है, इधर 3 लड़की मान लीजिए। अब इसमें से बीच के लड़की जो है काफ़ी खूबसूरत है, ठीक है, ये लड़का है। अब इन तीनों में से जो है सबसे खूबसूरत बिचली वाली है। अब ये लड़का जो है इसको बिचली वाली जो है इस पर काफ़ी ज़्यादा जो है कंसंट्रेशन हो गया है, केंद्रित हो गया है, ठीक है, ध्यान केंद्रित हो गया। तो ध्यान केंद्रित मतलब ध्यान नहीं, इसका चेतना जो है इस लड़की पर आकर केंद्रित हो गया है, जिसे हम लोग ध्यान कहते हैं, ठीक है। यानी जब किसी व्यक्ति को किसी चीज़ पर जो चेतना है जाकर टिक जाए, केंद्रित हो जाए, तो उसे ही हम लोग ध्यान कहते हैं, मतलब ध्यान लग गया है सामने, ठीक है। चलिए समझ गए। ध्यान अथवा अवधान, ध्यान को ही हम लोग अवधान कहते हैं, समझ गए, ध्यान को ही हम अवधान कहते हैं। ध्यान अथवा अवधान एक मानसिक प्रक्रिया है। अभी ऊपर पढ़े हैं कि परसेप्शन भी एक प्रकार से ध्यान के तरह ही मानसिक प्रक्रिया है। तो ध्यान भी एक मानसिक प्रक्रिया है जो हमारे मन में होता है, दिमाग में होता है। यह व्यक्ति का एक स्वाभाविक गुण है। ध्यान जो है व्यक्ति का एक स्वाभाविक, ठीक है, स्वाभाविक एक गुण है। देखते होइएगा, ध्यान भटकने के लिए कोई खास चीज़ें का जरूरी नहीं होता है। आप पढ़ाई कर रहे हैं, आपके सामने डीजे बजा देता है अगल बगल में, तो आपका ध्यान डीजे वाला की तरफ चला जाता है, क्योंकि आपका ध्यान पढ़ाई से ज़्यादा कहाँ जाके केंद्रित हो गया, डीजे की तरफ, फिर आप इधर डिस्टर्ब हो गए। तो व्यक्ति का ध्यान एक स्वाभाविक गुण है जो भटकते रहता है, इधर से हटेगा उधर जाकर केंद्रित हो जाएगा। एक पर एक जो है लड़कियां उनके सामने आ जाएगा तो उसका ध्यान भटकते रहेगा। तो ये सब एक स्वाभाविक गुण है, इसीलिए आदमी एक जगह पर डिपेंड नहीं हो पाता है, निर्भर नहीं रह पाता है, ठीक है। जितना अच्छा से मिलते जाएगा और उससे अच्छा की तरफ चेष्टा बढ़ते जाता है। चेतना के कारण ही उसे आसपास उपस्थित विभिन्न वस्तुओं का ज्ञान होता है। चेतना के कारण ही आसपास जितने भी विषय वस्तु कुछ भी है उसके बारे में ज्ञान हो पाता है, ठीक है। चेतना एक व्यक्ति का ऐसा जो है माइंड का काम है जो कॉन्शियस, अगर व्यक्ति चेतना में न रहे तो व्यक्ति को किसी चीज़ के बारे में ज्ञान की प्राप्ति, किसी चीज़ के बारे में कुछ नहीं आभास हो पाएगा। लेकिन चेतना के कारण ही व्यक्ति के आसपास की चीज़ों के बारे में ज्ञान की प्राप्ति हो पाता है, समझ गए।
चेतना को किसी विषय वस्तु पर स्थिर हो जाने को ही ध्यान कहते हैं। सबसे पहले चेतना के कारण ही किसी व्यक्ति को किसी चीज़ के बारे में ज्ञान की प्राप्ति होता है, ठीक है। और जो चेतना है वह चेतना जाकर किसी वस्तु पर स्थिर हो जाए तो उसे ही हम लोग ध्यान कहते हैं, ठीक है। जैसे मूवी चल रहा है, मूवी पर जाकर ध्यान केंद्रित हो गया, ठीक है। बगल में नाटक चल रहा है, उस पर जाकर, बगल में कोई एक सुंदर सा आदमी गुजर गया, उस पर ध्यान चला गया। तो कहीं ना कहीं यह एक हमें जो है क्या करता है कि उस चीज़ के बारे में केंद्रित कराता है चेतना, और चेतना जहाँ पर जाकर स्थिर हो जाता है उसी को हम लोग ध्यान कहते हैं। और चेतना क्या करता है? चेतना ज्ञान की प्राप्ति कराता है वस्तुओं के बारे में। बातें को समझ रहे हैं? चेतना एक मानसिक प्रक्रिया है, ध्यान भी एक मानसिक प्रक्रिया है, समझ गए। और किसी वस्तु पर चेतना केंद्रित हो जाएगा उसी को ध्यान कहते हैं। तो ये ध्यान हो गया, ओके। आगे बढ़िए। परिभाषा देख लीजिए, रॉस के अनुसार परिभाषा जो है रॉस के अनुसार देख लीजिए। रॉस के अनुसार अवधान यानी क्या चीज़ समझे, ध्यान जो है विचार या किसी वस्तु को मस्तिष्क के सामने स्पष्ट रूप से उपस्थित करने की क्रिया है। रॉस ने कहा कि भाई ध्यान जो है विचार यानी थॉट या किसी वस्तु को मस्तिष्क के सामने स्पष्ट रूप से उपस्थित करने की क्रिया। बिल्कुल सही है। ध्यान अगर आपको किसी चीज़ पर बैठ गया है, केंद्रित हो गया है जाकर आपका चेतना, मतलब आपके मस्तिष्क में उसका एक छवि बन जाता है जो नहीं टूट पाता है, जब टूटता है तो ख़त्म हो जाता है। तो ध्यान मस्तिष्क के सामने स्पष्ट रूप से एक बना हुआ विचार होता है, समझ गए। डबलिन ने कहा कि ध्यान किसी एक वस्तु पर चेतना का केंद्रीकरण है। डबलिन का भी बहुत अच्छा है, वही चीज़ें है कि ध्यान जो है किसी एक वस्तु पर चेतना का केंद्रीकरण है, मतलब एक वस्तु पर जाकर जो है केंद्रित हो जाना चेतना, वही जो है ध्यान कहलाता है। वही बातें, बात को समझ गए। चलिए, अब ध्यान का विशेषता पूछा जा सकता है कि भाई ध्यान का विशेषता बताओ। तो ध्यान का विशेषता अलग अलग निम्न प्रकार है, देख लीजिए। देख लीजिए, ध्यान अच्छे से समझिए इसके विशेषता कि ध्यान का क्या विशेषता है। किसी वस्तु या विचार आदि पर ध्यान के लिए मानसिक सक्रियता आवश्यक है। सबसे पहला विशेषता यह है कि किसी वस्तु पर ध्यान के लिए मानसिक सक्रियता आवश्यक है। आपको ध्यान अगर करना है, किसी वस्तु पर चेतना केंद्रित करना है तभी ना ध्यान होगा, तो उसके लिए मेंटल एक्टिव होना बहुत ज़रूरी है, ओके। पहला पॉइंट, किसी वस्तु पर ध्यान केंद्रित करने के लिए शारीरिक मानसिक तत्परता आवश्यक है। अगर आप चाहते हैं कि हम किसी विषय वस्तु पर ध्यान केंद्रित करें तो उसके लिए भी आपको शारीरिक रूप से मानसिक रूप से भी जो है आवश्यक रीडनेस मतलब तत्परता होना चाहिए। ध्यान प्रायः अस्थिर अनस्टेबल होता है तथा वातावरण के अन्य कारकों की ओर भटक सकता है। मैंने पहले ही बताया कि ध्यान कोई स्थिर नहीं होता है। अब मान गए ध्यान आपके अंदर, ध्यान आप किसी चीज़ की ओर लगाए हैं लेकिन अचानक से जो है डीजे बजा और आपका ध्यान भटक गया, ठीक है। आप क्लास में बैठे हैं, ठीक है, क्लास में बैठे, पढ़ाई चल रहा है, अचानक से मोबाइल का रिंग बज गया तो क्या होगा? ध्यान मोबाइल के रिंग की तरफ चला जाएगा। तो वही कहता है ध्यान प्रायः अस्थिर अनस्टेबल होता है और यह वातावरण में अन्य कारणों की ओर भटक जाता है, अन्य कारकों की ओर भटक जाता है। तो यह भी इसका विशेषता है, ओके। ध्यान समय से व्यक्ति, देखिए, एक समय में व्यक्ति कुछ ही विषयों पर ध्यान दे सकता है। ध्यान का विस्तार संकुचित लिमिटेड है। ध्यान जो होता है लिमिटेड होता है। क्या आप ये पॉसिबल है कि 5 वस्तु सामने रखा है, ठीक है, 5 वस्तु रखा है। अब ये पॉसिबल है कि आप पांचों पर एक समान जो है अपना ध्यान, अपना चेतना केंद्रित कर लेंगे? नहीं कर पाएंगे। इन पांचों में भले मैं मानता हूँ ये अलग चीज़ है कि आप पांचों को देख रहे हैं, बट देखना अलग है और ध्यान केंद्रित करना अलग है, समझ गए। तो जो ध्यान केंद्रित होगा इन पांचों में से किसी न किसी एक पर ही आपका जो है चेतना केंद्रित होगा, और जहाँ पे चेतना केंद्रित है वही तो ध्यान है। तो ऐसा नहीं होगा कि आपका चेतना पांचों पर एक समान केंद्रित होगा। पांचों में से जो सबसे ज़्यादा अट्रैक्टिव, सबसे ज़्यादा आपको अच्छा लगेगा उसी पर ज़्यादा जो है केंद्रित हो जाएगा और वही ध्यान हो जाएगा। तो इसीलिए कहता है कि एक समय में व्यक्ति कुछ ही विषयों पर ध्यान दे सकता है, क्योंकि ध्यान का विस्तार लिमिटेड होता है, संकुचित होता है, ठीक है, यह विस्तार ज़्यादा नहीं होता है। ध्यान एक सिलेक्टिव प्रक्रिया है, ध्यान एक चयनात्मक प्रक्रिया है। व्यक्ति अपनी एप्टीट्यूड और एटीट्यूड के अनुसार किसी वस्तु पर ध्यान केंद्रित करता है। ऑब्जेक्टिव में पूछ देगा कि ध्यान एक कैसी प्रोसेस, कैसी प्रक्रिया है, तो सिलेक्टिव प्रक्रिया है, चयनात्मक है, क्योंकि व्यक्ति इसमें चयन करता है
और चयन कैसे करता है, तो व्यक्ति अपनी एप्टीट्यूड और अपनी योग्यता और अपनी अभिवृत्ति ज्ञान के अनुसार व्यक्ति ध्यान केंद्रित करता है। जैसे 5 चीज़ें रखा है, ठीक है, 5 चीज़ें हैं, 5 चीज़ें हैं। इन पाँचों में से सबसे, मानिए 5 चीज़ें हैं, 5 चीज़ें में से जो सबसे ज़्यादा बेहतर लगेगा, जैसे 5 मिठाई रखा हुआ है, पाँचों मिठाई में से जो बेहतर लगेगा व्यक्ति वही उसी को ना खाने की कोशिश करेगा। तो वही प्रक्रिया हम इस पाँचों में से चयन कर लिए कि हमें ये सबसे बेहतर लग रहा है, हम यही खाएंगे। तो ध्यान भी ठीक उसी प्रकार से है, ध्यान भी इन पाँचों में से उसी पर गया मेरा जो सबसे बढ़िया हमको लगेगा, सबसे बढ़िया है और इसको हम चुन लिए, मतलब यह सिलेक्टिव हो गया हमारे लिए। तो ध्यान भी अपने ज्ञान अपनी योग्यता के अनुसार जो है ध्यान केंद्रित होता है, समझ गए, इसीलिए इसे सेलेक्टिव कहते हैं और हम चुन लेते हैं जो बढ़िया लगता है और उसी पर ध्यान हमारा जाता है। ओके, आगे है ध्यान पर्पजफुल होता है, इसका कोई उद्देश्य होता है। ध्यान का विशेषता है कि ध्यान उद्देश्य पूर्ण होता है। ध्यान में उद्देश्य होता है कि हमको क्या करना है। जैसे बिना उद्देश्य के तो आप किसी चीज़ पर केंद्रित हैं, जैसे मूवी देखिएगा तो मूवी में बड़ी गौर लगा के टकटकी लगा के लोग केंद्रित करके देखता है, तब भूल जाता है कि आगे पीछे क्या हुआ नहीं हुआ, पहले मूवी में ध्यान दे देता है, केंद्रित कर देता है। तो ध्यान एक पर्पजफुल, इसका एक उद्देश्य होता है। ध्यान से वस्तु चेतना में स्पष्ट रूप से प्रकट होता है। जब तक आपके चेतना में किसी चीज़ के बारे में छवि नहीं बन जाएगा, प्रकट नहीं हो जाएगा दिमाग में, तब तक वह ध्यान बनेगा ही नहीं, केंद्रित नहीं होगा तो ध्यान होगा ही नहीं। तो ध्यान से वस्तु के चेतना में स्पष्ट रूप से प्रकट होता है। ओके, ध्यान के दौरान शारीरिक मुद्रा, इंद्रियां, मांसपेशी आजित समयोजित ढंग से कार्य करती है। जब हम किसी चीज़ पर ध्यान लगाते हैं तो देखते होइएगा हमारा बॉडी भी उसी तरफ एक्टिव हो जाता है, ठीक है। तो ध्यान के दौरान हमारा शारीरिक मुद्रा, इंद्रियां, मांसपेशियां आजित भी एक दूसरे से समायोजित ढंग से ही काम करता है, ठीक है। तो यह कुछ विशेषता है, मैंने आपको अच्छे से समझा दिया। जब तक इस वीडियो को 1-2 बार नहीं देखिएगा कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होगा, बाद में कुछ भी कहने से कुछ नहीं होता है। ओके, चलिए, ध्यान के बहुत सारा प्रकार है, उसमें से 3 प्रकार बहुत ही प्रमुख है, ठीक है। ध्यान के प्रकार होते हैं ऐच्छिक, ठीक है, एक होता है ऐच्छिक, एक अनैच्छिक, एक स्वाभाविक। ऐच्छिक में होता है कि जब जहाँ हम चाह रहे हैं मेरा ध्यान जाए उसी के तरफ हमारा चेतना केंद्रित होता है, तो वह ऐच्छिक ध्यान होता है, जिसमें हम अपने इच्छा के अनुसार अपने ध्यान को, अपने चेतना को केंद्रित करते हैं किसी तरफ, तो वह ऐच्छिक ध्यान होता है, इस पर कंट्रोल होता है हमारा, समझ गए। जैसे परीक्षा नज़दीक आने पर विद्यार्थी द्वारा पढ़ाई में ध्यान लगाना ऐच्छिक ध्यान का एक उदाहरण है। इस पर विद्यार्थी सोच रहा है कि नहीं पढ़ेंगे तो फेल हो जाएंगे, तो वह अपने इच्छा से अपने ध्यान को पढ़ाई की तरफ केंद्रित कर रहा है, तो यह ऐच्छिक ध्यान हो गया, ठीक है। आगे है अनैच्छिक ध्यान। अनैच्छिक ध्यान मतलब इनवॉलेंटियर, इस पर व्यक्ति का कोई कंट्रोल नहीं होता है। जैसे स्टूडेंट पढ़ाई कर रहा है, ठीक है, पढ़ाई करते करते उसके आसपास शोरगुल होने लगा, डीजे बज गया, अचानक से उसका जो है माइंड पढ़ाई की तरफ से डाइवर्ट हो गया और दूसरे तरफ शोरगुल की तरफ चला गया। तो इस पर आप कंट्रोल नहीं कर सकते हैं, कितना भी आप कोशिश कीजिएगा कि हम पढ़ाई की तरफ ध्यान लगा लिए और बगल में डीजे बजने लगे, तो आपका माइंड काम नहीं करेगा, केंद्रित एक तरफ हो ही नहीं सकता है, ठीक है। तो यह अनैच्छिक ध्यान हो गया, इस पर आपका इच्छा से कंट्रोल नहीं हो रहा है, इस ध्यान पर आपका जो चेतना है इस पर कंट्रोल नहीं हो पा रहा है और यही अनैच्छिक हो जाता है, ठीक है। तीसरा है हैबिचुअल अटेंशन। हैबिचुअल कहने का मतलब होता है आदतन, ठीक है, स्वाभाविक। स्वाभाविक मतलब जो दिन प्रतिदिन के क्रिया में शामिल हो जाए। यह ध्यान का वह प्रकार है जिसमें व्यक्ति का इच्छा व अनिच्छा से नहीं बल्कि स्वाभाविक ही उद्दीपक की तरफ चला जाता है, ठीक है। अब स्वाभाविक कहने का मतलब होता है कि इसमें मेरे इच्छा और अनिच्छा के बीच काम नहीं होता है, मतलब न हमारे इच्छा से और न हमारे बगैर इच्छा के, यह हैबिचुअल होता है, स्वाभाविक रूप से आपका ध्यान उस तरफ चला जाएगा, ठीक है। जैसे गाड़ी चलाते समय अभ्यास बार बार करते हुए आदतन गाड़ी मोड़ लेना, गाड़ी चलाते हुए ब्रेक लगा देना, ठीक है, और गति बढ़ा देना, गति कम कर देना, गियर बदल लेना। तो देखते हो ये गाड़ी लोग चलाते रहता है, देखता है सामने, लेकिन आराम से जब उसे ब्रेक लेना होता है ब्रेक ले लेता है, जब उसे गियर बदलना हो ब्रेक बदल लेता है। ऐसा नहीं है कि वह देखता है कि हाँ हमें गियर बदलना है, ये करना है, क्योंकि उसे आदत लग चुका है गाड़ी चलाते चलाते कि कब कहाँ से हम गियर बदलेंगे, कैसे क्या करेंगे, तो यह एक आदतन हो जाता है, ठीक है, तो जो स्वाभाविक होता है। बातें को समझ गए। अब उसी प्रकार से ध्यान को भी प्रभावित करने वाले कुछ फैक्टर है, ठीक है। अब जिस प्रकार से मैंने परसेप्शन के लिए बताया, ठीक उसी प्रकार से ध्यान को भी प्रभावित करने वाले फैक्टर है। अब यह फैक्टर जो है आपको बढ़ा भी सकता है और यह फैक्टर घटा भी सकता है, ठीक है। ध्यान को बढ़ा भी सकता है, घटा भी सकता है। कैसे?
एक होता है आपका वस्तुगत का एक्सटर्नल ऑब्जेक्टिव कंडीशन, ठीक है, और एक होता है सब्जेक्टिव कंडीशन, ठीक है। एक होता है बाह्य दशाएं, एक होता है आंतरिक दशाएं। आंतरिक दशाएं कहने का मतलब एक होता है वस्तुगत कारक और एक होता है व्यक्तिगत कारक, ठीक है। वस्तुगत कारक कहने का मतलब होता है, या इसी को जो है बाह्य दशाएं भी कह सकते हैं। इसको आंतरिक को हम लोग जो है व्यक्तिगत कारक कहते हैं, जिसमें व्यक्ति के खुद से रिलेटेड होगा, और इसमें जो है वस्तुगत कारक में व्यक्ति के सामने जो चीज़ें हैं जिस पर ध्यान देना है उससे संबंधित होगा। समझ गए। तो बाह्य दशाएं में उद्दीपक, वस्तु की प्रकृति, उसका उद्देश्य, उसकी अवधि, ठीक है, उसका आकार कैसा है, उसके रिपीटेशन, उसके कितना ज़्यादा नया है, उसका तीव्रता, उसके परिवर्तन, यह जो है उसको ध्यान केंद्रित करने के लिए वस्तुगत कारक है। जबकि यह व्यक्ति से खुद के रिलेटेड है, व्यक्ति को क्या चीज़ की आवश्यकता है, जिसका आवश्यकता ज़्यादा रहेगा उस पर ध्यान ज़्यादा जाएगा। व्यक्ति के अंदर ध्यान केंद्रित करने की इंटरेस्ट, रुचि है या नहीं है, ये भी प्रभावित करेगा। व्यक्ति का उद्देश्य क्या है, उद्देश्य अगर किस चीज़ के लिए होगा उसी चीज़ पर ध्यान ज़्यादा जाएगा। व्यक्ति का आदत, हैबिट भी व्यक्ति को प्रभावित करता है। व्यक्ति का ट्रेनिंग, प्रशिक्षण कैसा है, ठीक है, प्रशिक्षण वाला व्यक्ति। पूर्व ज्ञान, पहले से कितना ज्ञान है जिससे ध्यान ले जाना आसान होगा। मानसिक दशा, व्यक्ति का मेंटल स्टेटस कैसा है, व्यक्ति का जिज्ञासा कैसा है, ठीक है, और मनोवृत्ति, व्यक्ति का जो है मन का स्थिति कैसा है। तो यह व्यक्ति से रिलेटेड है व्यक्तिगत कारक। यह वस्तुगत कारक है जो सामने जिस चीज़ पर ध्यान ले जाना है उस चीज़ से रिलेटेड है। ओके, तो इसको एक दो बार पढ़िएगा, और अगर लॉन्ग में पूछेगा तो यह सभी पॉइंट के अलग अलग जो है डिस्कस कीजिएगा। सभी पॉइंट का शॉर्ट में पूछेगा तो बस विशेषता, प्रभावित करने वाले कारक और डिफिनीशन बता दीजिएगा, काफ़ी है। ओके, चलिए मिलते हैं। यहाँ पे मैंने टोटल इंग्लिश दे रखा है, तो आप इंग्लिश वाले हैं तो अपना इंग्लिश में डिस्कस कर लीजिएगा। टोटल इंग्लिश आपको यहाँ पे दे दिया गया है। ओके, मिलते हैं अगले वीडियो में। आप अपना ख्याल रखिएगा। तब तक जय हिंद, नमस्कार।